नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पृथ्वीराज रासो की कहानी से परिचित होंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 1 सीसी 4 का अंश है। इससे पूर्व के संवादों में पृथ्वीराज रासो के विभिन्न संस्करणों की चर्चा हो चुकी है और कोई संस्करण बहुत बड़ा है, कोई संस्करण अति संक्षिप्त है, हम यह जानते हैं। और इस कारण कथाओं में परिवर्तन है, पर जो कुल मिलाकर जो मूल कहानी है, जिसे माता प्रसाद गुप्त ने भी स्वीकार किया है और जो हम लोगों का टेक्स्ट है नामवर सिंह वाला, इस दौरान जो पृथ्वीराज रासो की कुछ मूल कहानी है, आज हम लोग संक्षेप में उस कहानी से परिचित होंगे, ताकि इसके बाद पृथ्वीराज रासो का विधिवत अध्ययन हो सके। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो में मंगलाचरण आता है, जिसमें चंदबरदाई ने पृथ्वीराज का परिचय दिया है और उस परिचय में यह बताया गया है कि पृथ्वीराज का जो बाल्यकाल था वह अजमेर में बीता और उसके बाद सांभर में कुछ समय उसने बहुत बढ़िया बिताया और उनके पिता का नाम सोमेश्वर बताया गया और कहा गया कि वह बहिला वन के निवासी थे। और बाद में पृथ्वीराज दिल्ली के राजा बने। जिस समय वो दिल्ली के राजा थे, उसी समय कन्नौज में जयचंद का शासन था। जयचंद भी एक नामी राजा थे। उन्होंने यह निश्चय किया कि राजसूय यज्ञ करूंगा मैं। जयचंद ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया और स्वाभाविक है कि जब राजसूय यज्ञ किया जाता था तो विभिन्न राजाओं को या तो पराजित करते थे या फिर उनकी सहमति प्राप्त करते थे पूर्व से ही कि भाई आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। और पृथ्वीराज के पास जयचंद ने एक दूत भेजा। दूत ने बताया कि भाई जयचंद राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं और आप सहयोग करें उसमें। पृथ्वीराज चुप थे दरबार में, पर उस दरबार में पृथ्वीराज के गुरु स्थानीय गोविंद राज उपस्थित थे। उन्होंने दूत को कहा कि यह संभव नहीं है, जाके तुम यह संदेश दे देना कि जो पृथ्वीराज को ही मैं राजा मानता हूं, जो जरासंध के वंश के पृथ्वीराज हैं। और पृथ्वीराज के प्रताप का वर्णन करते हुए कहा कि वो पृथ्वीराज जिसने 3 बार शहाबुद्दीन गोरी को बंदी बनाया, वह पृथ्वीराज जिसने भीम चालुक्य को खत्म किया, कि जब तक पृथ्वीराज जीवित हैं तब तक कोई दूसरा राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता। दूत यह उत्तर लेकर लौट गया, पर जयचंद की तो इच्छा थी कि भाई राजसूय यज्ञ हो। उसने पृथ्वीराज को अपमानित करने की ठानी। राजसूय यज्ञ तो किया ही उसने, उस यज्ञ के दौरान पृथ्वीराज की एक स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दरबार के सामने द्वारपाल के रूप में रख दी गई और राजसूय यज्ञ के साथ उसने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर भी निश्चित किया कि राजसूय यज्ञ भी होगा और संयोगिता का स्वयंवर भी होगा। जब इसका समाचार मिला कि तो भारी अपमान था पृथ्वीराज का। एक तो यह कारण था
और दूसरा कि पृथ्वीराज को यह समाचार मिला कि जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती है। संयोगिता ने व्रत लिया था कि वह या तो पृथ्वीराज का वर्ण करेगी या फिर प्राणांत कर लेगी। इन दोनों कारणों से पृथ्वीराज ने आक्रमण किया जयचंद के राज्य पर। पृथ्वीराज के मन में प्रेम का अंकुरण भी हो गया था संयोगिता के प्रति। वह जाता है वहां, संयोगिता के विरह में उसका मन बहुत विचलित हो गया। उसने अपना राज्यकाज राज पर ध्यान देना छोड़ दिया और कैमास नाम का एक मंत्री था उसका, कैमास पर उसने राज्य का दायित्व छोड़ दिया और ज्यादातर शिकार आदि करने लगा। वह कैमास एक कर्नाटी दासी के साथ प्रेम करने लगा और जिसकी चर्चा लोगों तक के द्वारा पटरानी तक पहुंची। पटरानी ने इसकी चर्चा पृथ्वीराज से की और पृथ्वीराज को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि मैंने तो इसे राज्य का दायित्व दिया था और इसलिए इसमें तो एक रात जब जा रहा था रात के अंधेरे में कैमास कर्नाटी के पास, पृथ्वीराज ने उसे खिड़की से देखा, प्रमाणित हो गया कि यह खबर सत्य है और वहीं से उसने छिप करके एक ही बाण से चलाया और मार दिया कैमास को। राज्य में कोई जानता नहीं था कि भाई आखिर कैमास को मारा किसने, इतने बलशाली कैमास को कौन मार सकता है। परंतु एक और इसमें एक कथा युक्ति है कि जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, कि उन्हें सरस्वती का वरदान प्राप्त था। सरस्वती ने स्वप्न में चंद को इस घटना को बता दिया। अगले दिन दरबार लगा। पृथ्वीराज ने सबों से पूछा कि भाई कैमास का क्या हुआ, किसने मारा उसे। और कोई तो नहीं बता पाया, पर जब चंद से पूछा गया तो चंद ने सारी बात बता दी। बहुत सब लोग प्रभावित हुए चंद से कि भाई अदृश्य कथन की जो क्षमता है चंद्रबरदाई की मान ली गई, कि जो जिसे देखा भी नहीं इसने उस घटना का वर्णन कर दिया। और फिर चंद्रबरदाई नहीं समझाया तो कैमास का शव उसकी पत्नी को दे दिया गया। फिर उधर लौटे। जब पृथ्वीराज जा रहे हैं चढ़ाई करने जयचंद पर, तो पृथ्वीराज भी हैं और कथाकार चंद्रबरदाई भी हैं साथ में। दोनों बालपन के ही मित्र थे, दोनों वीर थे। तो वहां पृथ्वीराज छिप करके जा रहा था। उसने वेश बदल लिया, बल्कि उसने चंद्रबरदाई को स्वामी बना दिया और खुद उसका अनुचर बन गया और छिपते हुए उसके साथ गया। कुछ वीर सामंत थे उसके साथ और 100 राजपूत योद्धा भी उसके साथ थे। स्वामी के रूप में चंद्रबरदाई वहां पहुंचा, सूचना दी कि भाई अंदर कहा जाए कि मैं आया हूं। परीक्षा ली गई उसकी, पूछा गया कि भाई क्या आपकी शक्ति है। उसने कहा कि मैं अदृश्य कथन कह सकता हूं, और बिना देखे ही उसने जयचंद की वीरता और विजयों का वर्णन किया कि जयचंद ऐसे हैं वैसे हैं। उसे दरबार में प्रवेश करने की अनुमति मिली। पृथ्वीराज साथ था। यद्यपि पृथ्वीराज छद्म रूप में थे, पर उन्हें पहचान लिया गया और फिर इन लोगों पर आक्रमण हुआ। पृथ्वीराज के साथ जो वीर थे उन सब ने युद्ध किया और इधर पृथ्वीराज गंगा तट पर पहुंचे। वहां संयोगिता से मुलाकात हुई
और गंगा तट पर ही उन्होंने संयोगिता से विवाह कर लिया। और फिर विवाह करके संयोगिता को वहीं छोड़ दिया और फिर ये भी लड़ाई में आए। लेकिन जब इनके सामंत ने इन्हें ये सलाह दी कि नहीं आप जाएं, तो फिर वह घोड़े पर संयोगिता को बिठाकर दिल्ली की ओर बढ़ गया। जयचंद की विशाल सेना थी और पृथ्वीराज के साथ तो केवल 100 वीर गए थे। पृथ्वीराज के कई वीर युद्ध में काम आए। पृथ्वीराज तो दिल्ली की ओर बढ़ गए और वीर सामंत इधर लड़ाई कर रहे थे। पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे और जब समाचार मिला कि पृथ्वीराज तो संयोगिता को लेकर दिल्ली चले गए, तो जयचंद भी अपनी सेना के साथ कन्नौज वापस लौट आया। विवाह हो गया दोनों का, पृथ्वीराज और संयोगिता का। दोनों आनंद मग्न जीवन व्यतीत करने लगे। संयोगिता के साथ केल विलास में पृथ्वीराज इस तरह लिप्त हो गए कि 6 ऋतुओं तक वह संयोगिता के साथ ही रनिवास में रुके रहे। और कवि को मौका मिल गया षड ऋतु वर्णन करने का, कि 6 ऋतुओं में जो श्रृंगार का वर्णन होता है, तो संयोग श्रृंगार का वर्णन किया 6 ऋतुओं में कवि ने। इधर पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम में अनुरक्त थे और उधर शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण की सूचना आई। शहाबुद्दीन गोरी अपनी सेनाओं को सुसज्जित कर रहा था, सीमा पर ला रहा था। राजा तो दरबार में आते नहीं थे, रनिवास में ही थे। राजगुरु ने चंद बरदाई से सलाह ली और एक दासी के द्वारा पृथ्वीराज के पास एक पत्र भेजा और यह भी संदेश भेजा कि गोरी तेरी धरती पर है और तुम गोरी के प्रेम में लगे हो। अर्थात शहाबुद्दीन गोरी सीमा पर आ गया है और तुम एक कन्या के प्रेम में, अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त हो। और पूर्व विस्तार से उसने आक्रमण की तैयारी का विवरण भी बताया। यह समाचार जैसे ही मिला, पृथ्वीराज को अपने कर्तव्य के प्रति वह दृढ़ निश्चय उसने स्थापित कर लिया। तुरंत युद्ध की तैयारी में जुट गया। शहाबुद्दीन गोरी सिंधु नदी पार करके पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। पृथ्वीराज की सेना भी सज्जित होकर बढ़ी। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। कहते हैं कि पृथ्वीराज के पास 70,000 वीर थे, पर इस लड़ाई में अधिकतर वीर मारे गए। केवल 70,000 में केवल 1400 वीर बचे। बड़े बड़े वीर योद्धा मारे गए। अंत में पृथ्वीराज को भी शत्रुओं के द्वारा घेर लिया गया, उसे बंदी बना लिया गया। शहाबुद्दीन उसे बंदी बनाकर गजनी ले गया और वहां उसने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। इधर चंद्रबरदाई को सब समाचार मिला। इतने घनिष्ठ मित्र थे, कैसे छोड़ सकते थे, तो वह पृथ्वीराज से मिलने गजनी चल पड़े। एक अवधूत साधु की वेशभूषा में वह गजनी पहुंचा। गोरी से उसकी मुलाकात हुई जब गोरी शिकार खेलने निकल रहा था और रास्ते में एक अवधूत को देखा उसने। चंद ने उसे रोका, आशीर्वाद दिया और जब गोरी ने पूछा तो चंद ने उसे अपना परिचय बता दिया और कहा कि अब इस संसार से उबकर मैं अब बद्री धाम तप करने जा रहा हूं। एक आखिरी इच्छा है जिस कारण यहां आया। शाह ने कहा कि ठीक है, कल आकर तुम मुझसे मिलो। दूसरे दिन जब मुलाकात हुई तो चंद्रबरदाई ने शहाबुद्दीन गोरी को बताया कि पृथ्वीराज में एक विशेष शक्ति है। बचपन में ही पृथ्वीराज ने अपनी शक्ति के बारे में मुझे बताया था कि वह बिना फल के बाण से 7 घरियालों को सिंगनी लेकर बेध सकता है। तो उसमें यह अद्भुत शक्ति है, लेकिन मैं कभी उसकी यह क्षमता देख नहीं पाया। मैं फिर से देखना चाहता हूं इस शक्ति को। शहाबुद्दीन गोरी को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने
चंद को स्वीकृति दे दी कि ठीक है, हम भी यह चमत्कार देखेंगे। मुलाकात हुई चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज की। चंद्रबरदाई ने उसे पुराने युद्धों का स्मरण दिलाया, उसकी शक्ति का बोध कराया और कहा कि ऐसा करो। बाण भेद के लिए आदेश दिया, दरबार लगा, सारी चीजें सामने रखी गई और चंद्रबरदाई ने सार्वजनिक बोलते हुए यह रेखांकित करवा दिया कि इस दरबार में शहाबुद्दीन गोरी कहां बैठा हुआ है। इन शब्द वेधी बाण चलाने के लिए उसने प्रेरित किया कि बिना देखे, वह तो अंधा हो चुका था, कि बिना देखे उस पर वार कर देना है और उसकी स्थिति बता दी कि वह निकट ही 100 हाथ ऊपर है। और पृथ्वीराज को तैयार करके चंद्रबरदाई शाह के पास गया कि अब आप अनुमति दीजिए, संकेत कीजिए ताकि ताकि पृथ्वीराज बाण चलाएं। शाह ने बाण भेद के लिए फरमान दिया और जैसे ही उसने पहला फरमान दिया तो पृथ्वीराज ने बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया और उसी फरमान के शब्द के सहारे आगे चलकर राजा द्वारा संधानित होने वाले बाण ने उस दुष्ट शहाबुद्दीन गोरी को बांध लिया, अर्थात उसकी स्थिति को सुनिश्चित कर लिया। एकदम शहाबुद्दीन गोरी की स्थिति जान ली कि मुझे कहां बाण चलाना है। फिर दूसरा फरमान हुआ, भयउ बीय फुरमान खंची रखियउ श्रवण पर, तीयउ सबद सुनंत सुनऊ सुरतान पर उधर, लगी दसन रसन दस रुंधियउ बिहु कपाट बंदे सगणम, घरि परऊ साहि खांग पुक्करऊ भयऊ चंद्रराज ही मरणम। पहले फरमान में ही पृथ्वीराज ने बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया था, शहाबुद्दीन गोरी की स्थिति समझ ली थी। जैसे ही शहाबुद्दीन गोरी ने दूसरा फरमान किया तो पृथ्वीराज ने बाण को प्रत्यंचा सहित कानों के पास खींचकर साधा और जैसे ही तीसरा फरमान शहाबुद्दीन गोरी ने किया, वो कहते हैं 1 2 3, तो जैसे तीसरा फरमान किया अचानक चारों ओर से आवाज आने लगी कि सुल्तान तो पृथ्वी पर गिर गए। सीधे उस बाण ने सुल्तान को धराशायी कर दिया। सुल्तान की जीभ दांतों से लग गई, 10 इंद्रियां अवरुद्ध हो गई, उसके होठ बंध गए। पुकार आ गया कि शाह तो धरती पर गिर पड़े, यानी शहाबुद्दीन गोरी का अंत हो गया। और स्वाभाविक है कि चूंकि दरबार में इस प्रकार मारा गया सबके सामने, तो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों को की स्थिति तो मरने पकड़ ही लेते लोग। तो चंद्रबरदाई और राजा दोनों ने एक दूसरे को मारकर समाप्त कर दिया ताकि शत्रुओं के हाथ न लगे। और जब यह समाचार देवताओं को मिला कि चंद्रबरदाई और राजा पृथ्वीराज मारे गए और शहाबुद्दीन गोरी को मृत्यु के घाट उतार दिया, तो काव्य के अंत में देवताओं ने पुष्पांजलि दी। मरण चंद बिरदिया राज धुनि साह हन्यौ सुनी, पूपंजलि असमान शीस छोड़ी तदेवतनी, मेच अबद्धित धरणि धरणि नव त्रिय सुहस्सिग, तिनहि तिनहि संग ज्योति 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 ही संपत्तिग। और फिर अंतिम पंक्ति आती है, रासौ असंभु नवरस सरस छंदु चंदु किय अमिय सम, श्रृंगार वीर करुणा विभक्ष भय अद्भुत संत सम। यानी कि यह अपूर्व रासो ग्रंथ 9 रसों से युक्त है जिसे चंद्रबरदाई ने सरस छंदों से बनाया है। इसमें श्रृंगार, वीर, करुणा, विभत्स, भय, अद्भुत, शांत इन रसों का प्रयोग समान रूप से हुआ है। ऐसा अद्भुत यह काव्य है
और इन रसों के परिपाक के कारण ही पृथ्वीराज रासो एक अद्भुत ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आता है। विद्वानों ने इसे बहुत महत्व दिया है इस ग्रंथ को, और हम सब इसका अध्ययन कर रहे हैं। भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से इस ग्रंथ का अपना एक विशिष्ट महत्व है, इसलिए यह ग्रंथ विशेष तौर पर पठनीय है। आशा है आज के संवाद के द्वारा हमारे विद्यार्थी मित्र पृथ्वीराज रासो की कहानी से के सार संक्षेप से परिचित हुए होंगे और इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। आगे के संवादों में हम लोग पृथ्वीराज रासो के काव्य कौशलों पर और उसके दूसरे पक्षों पर विचार करेंगे। आशा है कि आपको आज का संवाद रुचिकर लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।